नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करेंगे साइंस प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, जिसमें यह प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर नंबर 4 रहेगा। इसमें हम टॉप 30 प्रश्न बात करेंगे। 30 में से 30 प्रश्न करेंगे। 30 नंबर का प्रश्न रहेगा, समस्त निचोड़ रहेगा। 30 प्रश्नों में आप लोगों को कितने नंबर आ रहे हैं, कितने आंसर सही हो रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना। एग्जाम के पहले बेहतरीन तैयारी चल रही है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी सभी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को कमेंट करना है, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को जिनका सपना है शिक्षक भर्ती में अव्वल आना, सिलेक्शन पाना। प्रश्न है कि उच्चतम भेदन क्षमता विकिरण है, अवरक्त विकिरण, परावैगनी विकिरण, एक्स किरणें या गामा किरणें। कौन सी किरणें होंगी? एक्स किरणें, वाई किरणें। उच्चतम भेदन क्षमता विकिरण, पहले तो ये समझना जरूरी कि उच्चतम भेदन क्षमता विकिरण है क्या होती। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं अल्फा बीटा गामा 3 किरणें होती हैं। एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक गामा। 3 किरणें के नाम चलता है। अल्फा किरणें जो होती है अधिकतम भेदन क्षमता का विकिरण होती हैं। यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे अल्फा होगा, अल्फा यहाँ पे होगा, मिसप्रिंट हुआ है, सॉरी, गामा किरणें। यहाँ पे क्या होगा? गामा किरणें। जो गामा किरणें होती हैं वह अधिकतम भेदन क्षमता का विकिरण होती है। अल्फा किरणें कुछ सेंटीमीटर भेज सकती, फिर बीटा किरणें, फिर गामा किरणें बहुत ज़्यादातर होता है भेदन क्षमता इसमें 15 सेंटीमीटर की मोटी चादर को भी पार कर लेता है, इसलिए गामा किरणें इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण में 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? 12, 120, 72, 432। कितने किलोग्राम होगा? ऐसे ही प्रश्न आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। ऐसे ही लेवल आएगा और इसीलिए अभी से अभ्यास प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो अभी से मेहनत कर लेगा वही सिलेक्शन पाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन होगा 72 किलोग्राम ही होगा। जब एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है, तो चंद्रमा की सतह पर जहाँ गुरुत्वाकर्षण 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान 72 ही होगा। क्योंकि आप जानते हैं द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा का माप होता है, और भार क्या होता है? द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का गुणनफल होता है, यानी भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो प्रश्न में 72 दिया गया है और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कितना? 1/6 है, इसलिए व्यक्ति का भार चंद्रमा पर कम होगा लगभग 1/6, लेकिन उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। भार तो कम हो जाएगा क्योंकि वह वातावरण के है, लेकिन द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, द्रव्यमान तो नहीं घटने वाला है, इसलिए द्रव्यमान सेम रहेगा। भार घटेगा, द्रव्यमान सेम रहेगा। ये चीज़ थोड़ा आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। निम्न में से कौन सा अभूरणीय पाइप का उदाहरण है? टेरिडियम, एफेड्रा, रेक्सिया या यूरोथ्रिक्स। अभ्रूणीय पाइप, भ्रूणी और अभ्रूणी दोनों चीज़ों को समझ रहे होंगे आप। अभ्रूणीय पादप कौन सा कहलाता है? यूलोथ्रिक्स कहलाता है। यूलोथ्रिक्स जो होता है वह अभ्रूणीय पादप होता है। एग्जाम में आएगा, आपसे बनना चाहिए। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर सभी को कमेंट करना जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है कि पादपों में जल का लवण परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन CO2 से मुक्त होती है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा एकमात्र स्रोत है, और छुई मुई पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह कंपानुकुंचन दर्शाती हैं। अगर आप उसको टच कर लेंगे वह पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो सत्य बिल्कुल सही दिया गया है। छुई मुई पौधे की पत्तियां कंपाकुंचन दर्शाती हैं। इसकी पत्तियां छूने से, गर्मी से और हिलाने से आदि अर्थात वायु उद्दीपन से बंद हो जाती हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है? कोशिका द्रव की गति के कारण होता है। छुई मुई पेड़ से भी काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। AMU के तुल्य ऊर्जा किसके बराबर होती है? AMU के तुल्य के ऊर्जा जो बराबर होती है वह 931 मेगावाट। AMU मतलब
एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। एमयू मतलब क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई हिंदी में आ सकता है, या एटॉमिक मास यूनिट, इसे MeV से डिनोट करते हैं। तो 931। और सभी लोग समझ गए? AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। अगला प्रश्न है, यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ होता है? यूरिक अम्ल, मेढक, मनुष्य, पक्षी, सर्प, अमीबा, तारा मछली, इनमें से कोई नहीं। बायोलॉजी का बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सरल प्रश्न है, इतना भी कठिन नहीं आपसे बनना चाहिए, और सभी लोग जानते हैं यूरिक अम्ल की बात हो रही है। देखिए, पक्षी, सर्प और जो सरीसृप कीट होते हैं, पक्षी, सरीसृप कीट आदि जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। मेढक जो होता है, मेढक तो जानते होंगे, उभयचर स्तनधारी हो। मेढक क्या होता है? उभयचर और स्तनधारी होता है। मनुष्य की बात करें, उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। और अमीबा, तारा मछली, इनका क्या होता है? अमोनिया होता है। सभी का जान लीजिए, अमीबा, तारा मछली का अमोनिया होगा, पक्षी, सर्प, कीटों का यूरिक अम्ल, मेढक का उभयचर स्तनधारी, और मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया। सभी लोग समझ रहे हैं? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन होता है? विटामिन सी, विटामिन B6, B12 या विटामिन ए? धातु परमाणु से युक्त विटामिन इनमें से कौन सा कहला जाए? जी हाँ, धातु परमाणु से युक्त विटामिन जो कहलाता है वह विटामिन B12 कहलाता है। इसकी कमी में क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी तैयारी अभी बाकी है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। इनमें से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? ध्रुवण, परावर्तन, व्यतिकरण या विवर्तन? कौन सा प्रभाव है जो ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? देखिए, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्वनि में, लेकिन ध्रुवण जो होता है वह ध्वनि तरंगों में नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण का कोई प्रभाव ही नहीं होता। ध्वनि तरंगों का एक माध्यम दूसरे माध्यम से जाता है, उनका अपवर्तन होगा, दो समान आवृत्ति आयाम की दो ध्वनियों की तरंग एक साथ बिंदु पर पहुंचेंगी, तो ध्रुवण नहीं होगा। बाकी ये तीनों चीजें ध्वनि पर होती हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है? अगर आप अत्यधिक कोई वर्कआउट कर लेते हैं, अत्यधिक व्यायाम कर लेते हैं, तो आपके शरीर में ऐसा कौन से पदार्थ जो जम जाता, संचय न इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण आपको थकान लगती है? और वह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल या पानी? तो अम्ल यह कई बार बता चुका हूँ, वो लैक्टिक अम्ल होता है, जिसके जमा होने से आपके थकान महसूस होती है। थकान दो प्रकार की होती है। पहली जो थकान होती है वह न्यूरल थकान कहलाती है, न्यूरल। दूसरा होता है मसल्स। मसल्स थकान अधिक पेशी संकुचन के कारण होती है। अगर अधिक पेशी संकुचन हो जाता तो मसल्स थकान होगी आपको। इसमें ATP, ग्लाइकोजन, क्रिएटिन, फास्फेट के अणुओं का समावेश हो जाता है। तो लैक्टिक अम्ल इज द राइट आंसर। इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है किस में परिवर्तित करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, वसा को ग्लूकोज में, या प्रोटीन को ग्लूकोज में? किस में करता है? इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। यह अग्नाशय में उपस्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की कोशिकाओं पर होता है, और ये प्रोटीन की तरह ही कार्य करता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, जिसे मधुमेह बोलते हैं। अगला प्रश्न, रसोई गैस मुख्य रूप से निम्न दो गैसों का मिश्रण होती है। रसोई गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है, जिसे हम LPG कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होती है।
द्रव एवं गैसीय ईंधन का कैलोरी मान उच्च होने के कारण ठोस की अपेक्षा यह ऊष्मा देता है। अगला है कि ब्रायोफिल्म, जिसे पत्थर चटा बोलते हैं, इसमें जनन कहाँ होता है? तने द्वारा, पुष्प द्वारा, पत्ती द्वारा, जड़मूल द्वारा। पत्थर चटा और साइंस में ब्रायोफिल्म बोलाते। तो ब्रायोफिल्म में पत्ती द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा होता है जनन, याद रखिए। अगला प्रश्न है, सभी ब्रदर सिस्टर कमेंट करते रहिएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगर आपने साइंस की टॉपर नोट्स नहीं लिया है तो आज भी टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपके टॉपर नोट्स का डिटेल आपको व्हाट्सएप मैसेज पर रिप्लाई मिल जाएगा। कौन सी मिश्र धातु संभव नहीं है? कॉपर जिंक, कॉपर एयू, लेड जिंक या कॉपर एजी? कौन सा नहीं? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि पीबी और जिंक, सीसा और जिंक मिश्र धातु संभव नहीं है। इनकी संरचना में बहुत अंतर होता है, इसलिए मिश्रित नहीं होगी। बाकी तीनों मिश्रित धातु हो जाएंगी, मिश्रित हो जाएंगी। इनमें से कौन सी ऊष्मीय विकिरण की विशेषता नहीं है? तो हमें ये जानना जरूरी कि ऊष्मीय विकिरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ऊष्मीय विकिरण जो होता है प्रकाश को वेग से गति करता है, या सीधी रेखा में गति करता है, या जिस माध्यम से गुजरता है उसे प्रभावित करता है। लेकिन इसके आगे बढ़ने में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, गलत है। आगे बढ़ने में माध्यम की आवश्यकता होती है। ये विशेषता नहीं कि आगे बढ़ने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि बिना किसी न किसी माध्यम के इंसान बढ़ नहीं सकता आगे। तो सुचालक में चालकता सबसे अधिक होती है, मुख्यतः धातुओं में ज़्यादातर जो देखा जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सी तत्व जो है दाता शुद्ध है, जो डोनर अशुद्ध मानते हैं? किसे मानते हैं? 4 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दाता शुद्ध जब सभी लोग जानते हैं, दाता शुद्ध जो होगा, समूह भी वाले तत्व को I V समूह में मिश्रित करते हैं तो N प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। इस समूह तत्वों को दाता शुद्ध कहते हैं। दाता शुद्ध, यहाँ पे P आ जाएगा, दाता P इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आप जानते हैं कि किससे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास संभव होता है? तो बालकों की कल्पना शक्ति का विकास किससे संभव होगा? कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, इन तीनों से हो जाएगा। डी ऑप्शन को सही कर लेना है। अगला प्रश्न है कि बालकों को निरीक्षण एवं परीक्षण के अवसर प्रदान उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायता करता है। तो कौन सहायता करता है? सभी लोग बताइए, कौन सहायता करता है? वह आपका हो जाएगा वास्तविक पदार्थ होते हैं, वे सहायता करते हैं। बालकों में निरीक्षण परीक्षण के अवसर प्रदान कर उनकी अवलोकन शक्ति का विकास करने में सर्वाधिक सहायता करते हैं। कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, वास्तविक पदार्थ, इनमें से डिफरेंट दिया गया है तो वही होगा। अगर ना समझ में आए तो ऐसी सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए। समस्या समाधान अधिकतर उन विद्यालयों में सफल होता है। किन विद्यालयों में सफल होता है? उन विद्यालयों में सफल होता है परिवर्तनशील लचीली पाठचर्या जहाँ पे हो। लचीली पाठचर्या बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं, विज्ञान शिक्षण की एक प्रमुख समस्या नहीं है। क्या समस्या नहीं? तो विज्ञान शिक्षण की प्रमुख समस्या जो होती है पाठ्यक्रम संबंधी आती है। विज्ञान विषय के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, विद्यालयी संसाधनों की कमी। लेकिन प्रयोगात्मक कार्य यह कोई समस्या नहीं हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कि विज्ञान का प्रमुख आधार निम्न में से किसको माना जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान को, अप्रत्यक्ष को, या अटकलें? कौन सा होगा? विज्ञान का प्रमुख आधार किसको माना जाता है? तो विज्ञान का जो प्रमुख आधार माना जाता है, किसको मानते हैं? तो विज्ञान का आधार जो होता है वह सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष ज्ञान को मानते हैं, अर्थात पहला ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और हर क्वेश्चन को समझना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप समझ के चीज़ें करेंगे एग्ज़ाम के दृष्टि से, आपके नॉलेज की दृष्टि से, उतना ही इम्पोर्टेंट है। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? उसका वेग एक समान ही होना चाहिए, उसका वेग एक समान नहीं होना चाहिए, उसका वेग एक समान हो सकता है, या वह वेग रहित होगा। कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो कोई कण एक समान गति पर, उसका वेग एक समान हो सकता है।
अगला प्रश्न देखिएगा, जब कंपन स्वरित द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? तो यह अवमंदित कंपन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है? ऊर्जा का, कार्य का, संवेग का, जड़त्व का? किसका संकल्पना देता है? न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं उसकी वस्तु की गति के बीच संबंध बताते हैं। गति का पहला नियम कहता है, पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो वह स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण जो उसी गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, इस गुण को जड़त्व कहते हैं। और न्यूटन का प्रथम का नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्टिया। तो जड़त्व का नियम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? पता है सभी लोग बताइएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी सिद्धांत पर कार्य करने वाले जेट विमान, अंतरिक्ष यान, प्रक्षेपण, विभिन्न प्रकार के रॉकेटों के उदाहरण दिए जाते हैं न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। किसी द्रव के बारे में उबल गया जब कहते हैं तब उसका, कोई द्रव कहते हैं यह उबल चुका है, कब यह द्रव उबला जाता है? कि वाष्प दाब परिवर्तित दाब की अपेक्षा अधिक होता है, वाष्प दाब परिवर्तित दाब से कम होता है, वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर होता है, वाष्प दाब शून्य होता है। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, डायरेक्ट क्वथनांक और न दिया जाएगा। कोई भी द्रव उबलने लगता है तो उसका तात्पर्य मतलब है वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, साइंस की भाषा में प्रश्न जवाब आपसे पूछा जाएगा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है, आर्द्रता के रूप में, बिंदुओं के रूप में, धूम कोहरा के रूप में या इन सभी के रूप में? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा किससे मापी जाती है? तो वह होता है आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। अदृश्य जलवाष्प जो होता है, जो आपको दिखाई नहीं देता है, शरीर के साथ संपर्क में आने पर स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है। क्यों? क्योंकि स्पिरिट एक द्रव है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील है या एक सुचालक। तो स्पिरिट ठंडी अनुभूति क्यों देती है? क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होती है। अत्यंत वाष्पशील होने के कारण शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है। और अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, जो कि 1 नंबर का परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान से प्रश्न आना ही है। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? 2 हो जाएगा, 2, 8, 18, 32, ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 हो जाएंगे। और 10 के बाद हमें कितना चाहिए? यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो कितने हो जाएगा? 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? क्रोमियम का Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cr का लिख लीजिए सभी लोग, 1s2, 2s2 N 3s2 3pCx 3d5 N 4s1। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला कह रहा है C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम क्रमशः है। C2H2, तो इसमें क्या हो जाएगा? एल्काइन एवं मिथाइन होगा। C2H2 की सजातीय श्रेणी एल्काइन है और इसका IUPAC नाम एथाइन होता है। सजातीय श्रेणी एल्काइन और IUPAC नाम एथाइन। दोनों चीज़ें क्लियर हुई। और इस प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर का 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनुछारी विलयन के साथ क्रिया करती है तो बनाती है एसिटिक एसिड, ग्लिसरॉल, एथिलीन ग्लाइकोल या ऑक्जेलिक एसिड बनाती। क्या बनाती है? जब एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनुछारी विलयन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है? एथिलीन ग्लाइकोल बनाती है।
क्योंकि एथिलीन जब KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करेगी तो ऑक्सीकृत हो जाएगी। ऑक्सीकृत हो जाएगी तो KMnO4 को रंगहीन कर देती है, रंगहीन कर देगी तो क्या बना देगी? ग्लाइकोल। ये रहे टॉप 30 प्रश्न साइंस के आज के। 30 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं, कितने नंबर का आपसे बना है, ये आपको कमेंट करना है, डेली कमेंट करना है। तैयारी जारी रखिए क्योंकि सिलेक्शन का रास्ता के लिए हमें तैयारी जारी रखना पड़ेगा और इसी तरह तैयारी करते रहिए। मिलता हूँ आपके अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी। दिल के अरमाया